लोग पढ़े हैं इस बारे में? नहीं। आज के टॉपिक का नाम ही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जनरली पढ़ना तो हम लोगों को है 2020 के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एनईपी कब कब आया हुआ है। सवाल अक्सर ऐसे भी आते हैं कि फर्स्ट एनईपी कब आया था, सेकेंड एनईपी कब आया, थर्ड एनईपी कब आया। इस तरह से पुराने के बारे में भी प्रश्न अक्सर आते हैं। फर्स्ट एनईपी कब आया? 1968 में। सेकेंड वाला 1986 में। और थर्ड 92 में। कोई पॉलिसी नहीं आई थी, रिवाइज आया था उसी का फॉर्म। 86 वाले को रिवाइज करके 92 में डाला गया, लेकिन आया था 86 में ही। उसके बाद सीधे 2020। सवाल बार बार ये एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में इंडिया के सभी एग्जाम में पूछा गया कि पुराने और नए पॉलिसी के बीच कितने साल का अंतर है। 34 साल का अंतर है। पुराने और नई पॉलिसी में अक्सर ये क्वेश्चन अभी देखा गया है हाल फिलहाल में कि ये बार बार क्वेश्चन आया है। क्या इसके बाद भी कोई पॉलिसी आई है 2020 के बाद अभी तक? सबसे करंट यही है। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग एनईपी और एनसीएफ के डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर एनसीएफ के बारे में मैं बात करूं तो फर्स्ट एनसीएफ कब आया था, सेकेंड एनसीएफ कब आया, थर्ड एनसीएफ कब आया, फोर्थ एनसीएफ कब आया। सबके डेट अलग अलग हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए दोनों का कॉम्परेटिव एनालिसिस जरूरी है, नहीं तो डेट मिसमैच होकर लगेगा ये एनईपी है कि एनसीएफ है, कौन सा वाला है। पहला कब एनसीएफ आया था? 1975 में पहला आया था। दूसरा आया 1988 में। तीसरा आया सन 2000 में। चौथा आया 2005 में। और जो 2005 में आया वही आज तक चल रहा है। आज भी सीटेट के क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार। जबकि कौन से साल में हम लोग जी रहे हैं? 2024। 19 साल हो गए, कुछ नया अभी तक नहीं आया है। तो 2005 में जो एनसीएफ आया फोर्थ वाला, इसमें सभी क्लासेस के लिए क्लास 1 to 12 तक के लिए पूरा करिकुलम बना के दे दिया है कि आप बच्चों का एजुकेशन कैसे कराएंगे। और आपको बताते चले कि ये तैयार कौन करता है? एनसीएफ। एनसीएफ को कौन तैयार करता है? हाँ, कई बार मैंने देखा है कि जो गांव देहात क्षेत्र में स्कूल खोलते हैं वो लिख देते हैं सीबीएसई करिकुलम अपने बोर्ड पर। सीबीएसई बोर्ड का नाम है, वो कोई करिकुलम नहीं बनाती है। करिकुलम कौन बनाता है? यही समझ में लोगों को नहीं आ रहा है, तो स्कूल कैसे चलाएगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो लोग स्कूल चलाएंगे वो मिनिमम बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि उसको पता होना चाहिए कि कौन क्या तैयार करता है। बीएड के नीचे अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं है, आप स्कूल ओपन नहीं कर सकते। और देहात एरिया में ही क्यों ना ओपन करना हो, सामान्य तौर पे ही क्यों ना चलाना हो, नहीं चलाने का अवसर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि करिकुलम कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी, एनसीएफ नहीं। करिकुलम तैयार करने का काम एनसीईआरटी करती है। क्लास 1 से लेके 12 तक का किसने तैयार किया? एनसीईआरटी ने। और उसका नाम क्या रखा गया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया? एनईपी अलग है, एनसीएफ अलग है। प्रश्न पे ध्यान देना होगा। नोट कर लिए? कीजिए, इसको आगे बढ़ेंगे।
क्या 2005 के बाद भी कोई करिकुलम आया है? नहीं आया। क्या आया है? 2020 में तो पॉलिसी आई है। पॉलिसी या करिकुलम फ्रेमवर्क में फर्क है, ऐसा नहीं कि पूछे कुछ जवाब अलग अलग आए। क्या करिकुलम फ्रेमवर्क दोबारा 2005 के बाद अभी तक कोई आया है? 2024 में, 14 में आया था करिकुलम फ्रेमवर्क को। वही तो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी जानकारी हो तो अभी क्लियर कर दिया जाए कि 2009 में, 10 में, 14 में ऐसा कोई। 2016 में करिकुलम फ्रेमवर्क, वो पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में लिखा रहता है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बनाई गई है, परसों पढ़ाए थे हम। परसों के क्लास में वही पढ़ाए थे, मतलब उसके पिछले क्लास में यही है। जो सब आर्टिकल्स लिखवा रहे थे ना, उसी आर्टिकल के अंतर्गत वो तथ्य आए थे। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया ना। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं एक और करिकुलम आया था आपके नाक के नीचे। नाक के नीचे समझ रहे हैं ना, कि हम देखते रहे और पता भी नहीं चला कि कब आ गया। पांचवा करिकुलम आ चुका है, आधे लोगों को पता ही नहीं है। एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, 2-3 दिन पहले आपको लिखाया था, एनईपी 2020 क्या कहती है? किस क्लास किस उम्र से किस उम्र तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी? एनईपी कहती है। फिर से पढ़िए वह। जब एनईपी लिखा है तो वहां क्या लिखा है? तो फिर एनईपी 2020 कहती है कि 3 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सबको क्या मिलेगी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। वो बच्चा चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, यही बात थी ना। बाकी सबके लिए 6 साल था, कोई 6 से 14, कोई 6 से 18 किया। जब ये नियम आया तो कहा कि सबको साइड करो, 3 साल से लेकर 18 साल तक सबको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ज्यादा धमाकेदार है, सबसे नया है, बेहतर भी है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्लास 1 में एडमिशन लेने वाला बच्चे की उम्र क्या होगी? 5 से 6 साल। 3 साल वाले बच्चे का करिकुलम कहाँ है हमारे पास? करिकुलम बना है उसका कोई आज तक? नहीं बना है। यही तो है कि आंगनबाड़ी में कुछ भी चल रहा है, उसका कोई करिकुलम नहीं है, क्योंकि वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। पॉलिसी का हिस्सा कब बना? तो 2020 से ही इस पर इतना ज्यादा जोर दिया गया कि जो ईसीसीई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको बाल वाटिका या आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं, इन बच्चों के लिए भी अलग से करिकुलम तैयार किया जाएगा। चला है नहीं, चल रहा है। आपके अपने संस्थान में है, आपको खुद पता नहीं है। टीचर सेलेक्ट एकेडमी उस कोर्स को भी कराती है, एनटीटी का। 2 साल बिल्कुल माना जाएगा, 2 साल होना चाहिए, 2 साल से कम वाला वैलिड नहीं है। बहुत सारे लोग एनटीटी 1 साल वाला कर लिए हैं, किसी काम का नहीं है। एनटीटी 2 ईयर प्रोग्राम है, डिप्लोमा कोर्स। 18 महीने का भी होगा तो वैलिड नहीं होगा। अभी हटा दिया ना 18 महीने वाले को, तो 12 महीने वाले को कैसे ले लेगा? इग्नू नहीं कराती है एनटीटी। अरे इग्नू के सेंटर पे कोड लेके कोई करा रहा होगा, इग्नू यूनिवर्सिटी है, वो एनटीटी एजुकेशन नहीं कराएगी मैट्रिक के इंटर बेस पर। इग्नू का सेंटर चल रहा होगा, जैसे टीचर सेलेक्ट एकेडमी चल रहा है, मैंने एनटीटी का भी कोड ले लिया तो मैं चला रहा हूँ। इसका मतलब थोड़ी है कि टीचर सेलेक्ट एकेडमी में चल रहा है, नहीं। तो वैसे ही है कि कोई होगा संस्था, उसने ले लिया होगा, कोड चला रहा है। इग्नू कोई कोर्स ऐसा नहीं चलाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ईसीसीई को कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। क्या बात हो रही है? कोई बात हो रही है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसी को क्या क्या नाम देते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं आंगनबाड़ी। इसका दूसरा नाम क्या है? बाल वाटिका, इसी को कहते हैं। इसके अलावा क्या नाम है? इसी को पूर्व प्राथमिक भी कहते हैं, प्री प्राइमरी।
प्राइमरी से पहले बच्चे जो पढ़ेंगे वो ये कहलाता है। इसी को फ्रोबेल ने क्या नाम दिया था? फ्रोबेल के अनुसार इसको क्या कहा जाएगा? सब भूल गए हैं आप लोग। इसी को किंडरगार्टेन कहा जाता है। फ्रोबेल ने नाम दिया किंडरगार्टेन, छोटे बच्चों का स्कूल जो बगीचे की तरह होगा। टीचर को माली कहा, बच्चों को फूल कहा, कहा कि हिफाजत करो, उसकी केयर करो और उसको आगे बढ़ने का अवसर दो। तो ये फ्रोबेल ने इसको किंडरगार्टेन नाम दिया। इसमें कौन कौन से क्लासेस चलते हैं? नर्सरी, यही है, LKG और UKG। सुना है ये सब नाम? प्राइवेट वाले तो सुने होंगे, सरकारी वाले कहाँ सुने हैं? जो बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े और क्या पता नर्सरी क्या है। LKG का पूरा नाम क्या है? कौन पढ़ा था LKG में, बता दो मुझे। जो पढ़ा था वो बताएगा। पढ़ लिया और पता भी नहीं चला। अभी ऊपर आपको क्या नाम लिखे? KG का नाम क्या है? तो L लिखा है तो लोअर, U लिखा है तो अपर। लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन और नर्सरी माने नर्सरी। कितना आसान नाम है, क्योंकि इसी से ये जन्म लिया है ना। दो लोअर और अपर है। किंडरगार्टन तो पहले से ही नाम था, फ्रोबेल ने इसको दिया था। फ्रोबेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। दुनिया के एजुकेशन के साथ हम कॉम्पीट करते हैं, क्या परिस्थिति रहेगी हमारी? तो फ्रोबेल जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, किंडरगार्टन पद्धति को दिया। फ्रोबेल के समकक्ष एक महिला भी थी जिनका नाम था मारिया मोंटेसरी। लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल के सीखने को कहा। वो भी फ्रोबेल के साथ ही पढ़ी लिखी बढ़ी, उनकी उन्हीं के क्लासमेट समझ लीजिए। और ये फ्रोबेल और मोंटेसरी दोनों के गुरु का नाम है पेस्टालोजी। जब चेला इतना काबिल हो तो गुरु कैसा होगा? उससे भी ज्यादा काबिल, अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पेस्टालोजी, मारिया मोंटेसरी या फ्रोबेल दोनों के गुरु का नाम है पेस्टालोजी, जो एक बहुत बड़े नेचुरलिस्टिक दार्शनिक थे, प्रकृतिवादी दार्शनिक। और उनके जैसा दर्शन दुनिया में शायद ही कोई प्रस्तुत किया हो शिक्षा के बारे में। और उनके दो शिष्य हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, फ्रोबेल, मोंटेसरी। 1990 से लेकर सन 2000 तक मारिया मोंटेसरी इंडिया में 10 साल रही थी, इंडिया के एजुकेशन पे काम करने के लिए। नाम क्या था पूरा? मारिया मोंटेसरी। भारत सरकार, यानी कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी 90 में, वो इतना प्रभावित हुए उनके काम से कि बहुत सारे स्कूल ओपन करवाए और नाम रखा मोंटेसरी स्कूल। आज भी गांव गांव में सुनने को मिलता होगा। स्कूल का नाम में क्या क्या, कौन सा नाम? मोंटेसरी स्कूल। मोंटेसरी किसको बचपन में कहने नहीं आता था? हम लोग भी छोटे थे तो समझ नहीं आता था कि मोंटेसरी क्या है। लोग मोंटेसरी कहता था, मोंटेसरी। कहाँ जा रहे हो? मोंटेसरी स्कूल। लगता होगा कोई नाम है। जब बीएड करने गए तब पता चला कि मोंटेसरी कहता था लोग। और ये स्कूल आज भी जिंदा है, ऐसा नहीं है कि स्कूल खत्म हो गए। भारत सरकार ने बहुत से स्कूल ओपन किए और उनका नाम मोंटेसरी स्कूल के नाम पे रखा गया। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हमने 2020 में बनाया, इसका करिकुलम हमारे पास नहीं था। तो एक और एनसीएफ आया, एनसीएफ किसके लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसके लिए। कब आया? 2023 में। किसके लिए? ओनली फॉर प्री प्राइमरी। ये करिकुलम किसके लिए बना? केवल प्री प्राइमरी का जो करिकुलम नहीं था वही बना है। बाकी आपको पहले से ही पता है कि जो एनसीएफ 2005 में चल रहा था, जो आज तक चल रहा है, ये क्लास 1 टू, ये करिकुलम बंद नहीं हो गया है। ऐसा नहीं कि 23 में आ गया तो ये बेकार हो गया, नहीं। ये क्लास 1 टू 12 के लिए है, ये आज भी चल रहा है। क्लास 1 के पहले, जिसको प्री प्राइमरी कहते हैं, उसके लिए नया करिकुलम कब बना? किसके आधार पर? 2020 की पॉलिसी के सुझाव के आधार पर नया करिकुलम की जरूरत पड़ी। अदरवाइज 1 से लेकर 12 तक करिकुलम हमारे पास पहले से ही था। अब पूरी बात समझ में आई कि क्यों बनाया गया, उद्देश्य?
अगर कोई आपको कहे कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्लास 1 से 12 तक का तो 2005 वाला चल ही रहा है, तो आप कह दीजिए कि मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? प्री प्राइमरी, जिसका करिकुलम हमारे पास नहीं था। और ये प्री प्राइमरी का करिकुलम कौन तैयार कर दिया? एनसीएफ कौन तैयार किया? हाँ, जितनी बार भी करिकुलम तैयार करने का नाम पूछा जाएगा, वो चाहे टीचर एजुकेशन का ही करिकुलम क्यों ना हो, बीएड एमएड का ही, एनसीईआरटी ही तैयार करती है। इसी का नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यही रिसर्च करती है एजुकेशन और ट्रेनिंग के नाम पे, और आपको नए नए करिकुलम, नई नई विधियां प्रदान करती है पढ़ने सीखने के लिए। अब सीबीएसई क्या है? एक बोर्ड है और कुछ नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। बोर्ड का काम क्या है? बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसको डिग्री प्रोवाइड कराती है। बोर्ड का यही काम है, बिहार बोर्ड में भी यही काम। क्या चीज? क्या? बोर्ड ही है। 18 महीने का था इसलिए कैंसिल कर दिया गया। 2 साल की डिग्री कम से कम होनी चाहिए। नहीं, वो उन्हीं के लिए था जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, नया बहाली के लिए नहीं था। जो इन सर्विस टीचर है उन्हीं के लिए एनआईओएस से डीएलएड आया था, बिहार सरकार के लिए। क्योंकि 2011, 12, 13 में पता ही है कि बिना बीएड वाले लोग ज्वाइन कर गए, बिना डीएड वाले, उन्हीं के लिए वो कोर्स आया था। बल्कि सामान्य आदमी भी लाखों की संख्या में उसमें चला गया। तो पैसा अपना खुद जानबूझ के बर्बाद करिए। उसने अपने नोटिस में साफ साफ लिखा था ओनली फॉर इन सर्विस टीचर्स। तो जिसने एडमिशन लिया उसको पढ़े बिना नोटिस को, उसकी गलती है, वो जाने, उसकी डिग्री बर्बाद होगी। सरकार ने साफ साफ निर्देश कर दिया है, बोल भी दिया है कि आप नोटिस को पढ़ के ना कोई फॉर्म भरते हैं कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। हाँ, चलेगा, वो प्राइवेट में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चलेगा, जो जहां है वहां जॉब में रहेगा। लेकिन उस जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में उसके बेस पे जाने चाह रहे हैं, नहीं उसके तो नहीं होगा। हालांकि सरकार समायोजित कर सकती थी। अगर मैं बिहार सरकार होता तो उनके 6 महीने का ओडीएल ट्रेनिंग करा देता और सबको ज्वाइन करा देता। लेकिन मेरा नाम बिहार सरकार नहीं है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। जब बिना बीएड का नौकरी दिला सकते हैं तो एनआईओएस 18 महीने का डीएलएड क्यों नहीं दे सकते? मेरे मूड के ऊपर है, मतलब सरकार के मूड के ऊपर हो जाएगा। हाँ, अभी वो कहते हैं ना फोकस में नहीं है इसलिए साइड है। जिस दिन वो टारगेट में आ जाएगा कि फोकस में है, इसको करना है, तो हो जाता है। अभी सरकार के फोकस में वो नहीं है। सरकार को अपनी सरकार बचानी है पहले। 25 में चुनाव है ना। तो सरकार को पहले अपनी सरकार बचानी है, तब तो आगे कुछ होगा। अभी 1 साल से वही चक्कर लगा रहेगा पूरा 24 में। तो 5वां करिकुलम आ चुका, इसे क्या नाम दे? 5th एनसीएफ इसी को कहा गया। 5वां एनसीएफ है ये, 2023 में आया। और ये 4th एनसीएफ है जो 2005 में आया था। और एनसीएफ अभी तक देखिए, चौथा था जो 2005 में आया था। आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी तक हम लोग एनईपी की बात नहीं कर पाए, अभी उसका पूरा बेस समझ रहे हैं कि क्यों कहां से आया सब चीजें। अब हम बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन कब किया गया। एनईपी के लिए कमेटी कब बनाई गई? रात को पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? गूगल से पढ़े कि यूट्यूब से पढ़े थे? कब किया गया था? चलिए मैं बता देता हूं। 2017 में कमेटी का गठन किया गया। 2000। कमेटी के हेड कौन थे? के कस्तूरी। के नाम नहीं है, के कस्तूरी रंगन है। हाँ, के कस्तूरी रंगन, एक्स इसरो चीफ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
रॉकेट वगैरह जो छोड़ती है ना रिसर्च के लिए, वही है। इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं ये आदमी, इनको बनाने को दिया गया। इसमें 8 से 10 फॉरेन एजुकेशनिस्ट भी थे, विश्व के अलग अलग कोने से जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट थे उनसे भी राय लिया गया था करिकुलम बनाने में, मतलब पॉलिसी बनाने में, करिकुलम नहीं। तो हेड थे के कस्तूरी रंगन, और कमेटी में और कितने लोग थे? कमेटी में कितने लोग थे? 30 से ज्यादा लोग थे कमेटी में। प्रेजेंटेड रिपोर्ट, इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 2017 में बना तो 1990 में कैसे रिपोर्ट देगा? 2019 में? आपको लगा 1990 अभी तक क्यों कर रहे हैं? 2019 में दिया। प्रेजेंटेड रिपोर्ट 29 जुलाई 2020, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया फाइनली कि यही चीजें रहेंगी। 19 में जो गया था वो रिपोर्ट फाइनल बाहर नहीं निकला था, राय लेने के लिए वो निकला था। जैसे होता ना एजुकेशनिस्ट अपना अपना राय दे, इसके लिए 2019 में वो पार्शियली प्रोवाइड किया गया था, और फाइनली 29 जुलाई 2020 को इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इस पे कितने लोगों ने सजेशन दिया अपना पता है? 1 लाख से ज्यादा लोगों का सजेशन सुनने के बाद 29 जुलाई 2020 को इस रिपोर्ट पर फाइनली मुहर लग गया। तो रिपोर्ट अपना प्रस्तुत कर दिया फाइनली 29 जुलाई 2020 को। कितने पेजेस की रिपोर्ट थी ये? कितने पेज का पूरा रिपोर्ट था ये? अच्छा, हम कुछ नया पूछ रहे हैं कि पढ़ के आने को बोले थे वही पूछ रहे हैं? एनसीएफ किसी ने डाउनलोड किया पूरा पीडीएफ? नहीं किया। एनसीएफ 2020 का पीडीएफ है, कितने पेज का है वही पूछ रहे हैं, पूरा पीडीएफ कितने पेज का? याद रखिएगा 464 पेजेस हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पूरा रिपोर्ट किस भाषा में है? हिंदी एंड इंग्लिश। जो जो चीज लिखा रहे हैं उसको घर जाके वापस सारे डेटा को चेक करेंगे, उसी बहाने पढ़ेंगे कि ये सब चीज जो मैं लिखा रहा हूँ वो सब है या नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करके, ऐसा नहीं कि किसी को गूगल या यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पर नॉलेज कितना होता है? जितनी सामने वाले को आ रहा है उतना बताएगा, बाकी छोड़ दिया, उससे क्या मतलब? आपके सवाल आएंगे नहीं आएंगे उसको कोई मतलब नहीं है। तो यूट्यूब के पीछे उतना मत भागिए, उसकी बारीकियों को समझिए। आजकल प्रश्न बारीकियों से आ रहे हैं, गहराइयों से, ऊपर ऊपर कोई प्रश्न नहीं हो रहे। रिपोर्ट 29 जुलाई 2020 को 464 पेज की पूरी रिपोर्ट थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उसमें देखने को मिला। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एजुकेशन में, सबसे पहले लिखेंगे, अब लिखने वाला काम शुरू होगा, वो भी पॉइंट वाइज बेसिक बातें लिखनी है। लिखिए MHRD, पॉइंट वाइज लिखिएगा इसके बाद सब कुछ। MHRD पूरा नाम, पूरा नाम क्या है? MHRD का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कुछ नाम याद आया? अब हिंदी में क्या नाम होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD का पूरा नाम। इसी में लिखेंगे पूरे लास्ट लाइन के बाद, MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। MHRD पूरा लास्ट तक लिख लीजिएगा, का नाम बदल के
का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया मतलब शिक्षा मंत्रालय। अब सोच रहे होंगे कि शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कब पड़ा? 2020 की पॉलिसी के हिसाब से नाम आया। क्या उसके पहले कभी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था? पहले कभी भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया था? नहीं। कंफ्यूजन। चलिए बात करते हैं, पिछला पॉलिसी कब आया था? 1986 से लेकर 2020 तक। इस टाइम पीरियड में इसका नाम क्या था? MHRD। इसके पहले भी इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री था। 1986 के पहले क्या नाम था? 1986 से पहले इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री, और 2020 के बाद भी इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम आज भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। लेकिन किस काल तक इसका नाम MHRD था? पिछले 34 साल 1986 से लेकर 2020 तक इसका नाम क्या रखा गया था? MHRD। कोई दिक्कत? क्लास 4 बजे से ही था ना, आज भूल गए थे। तो ये जो MHRD नाम रखा गया है, इसके पीछे रीजन को आप समझ जाइए। एक फिक्स पीरियड में इसका नाम था, उसके पहले या बाद में पूछे तो एक ही नाम रखेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल। MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कब रखा गया था? तो 2020 की पॉलिसी में रखा गया। इसका नाम पहली बार MHRD कब रखा गया? तो 1986 में रखा गया था। कब तक चला? तो 2020 तक। 2020 के बाद नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री, 1986 के पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री। चलिए इतना बता ही दिए तो एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भारत सरकार का? वर्तमान में भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? चूंकि चर्चा उसी की चल रही है इसलिए पूछ ले रहे हैं, नहीं तो ऑप्शन दे दे। नो ऑप्शन। एग्जैक्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो मिलेगा भी नहीं इतना जल्दी, तुरंत ऐसे ही सोच के बताना है। ये तो याद होना चाहिए चूंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान। इसका मतलब याद नहीं है, एक बार में नाम आ जाना चाहिए था सुन के। याद नहीं आ रहा, धर्मेंद्र प्रधान नाम है। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए वर्तमान शिक्षा मंत्री, वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री लिखिएगा, ऐसा नहीं कि बिहार वाला लिख लीजिए, एक अलग समस्या बन जाएगी। बिहार वाला भी पूछेंगे अभी। वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान हैं। और लाइन चेंज करके बताइए बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? बहुत पहले थे, अभी कौन है? चंद्रशेखर भी बदल गए। अरे इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है कि दिमाग खराब हो रहा है याद रखने में। ये मिला के 9 बार मुख्यमंत्री बन गई है नीतीश कुमार, 9वें मुख्यमंत्री। इतना जल्दी जल्दी ये बदल रहे हैं, आदमी की नाम कैसे याद रहेगा कि अभी कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर थे पहले, अभी कौन है? लिख लीजिएगा घर पे। हाँ, इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले आया था मिनिस्ट्री का पूरा, 10 दिन मुश्किल लग रहा है, इसलिए ध्यान में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट नाम कौन सा। कुछ याद आ रहा है? कुछ ललित या ऐसा ही कुछ करके नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है।
ललित करके कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ, अनिल या ललित, सर्च कर लीजिए, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर नाम आ जाएगा वर्तमान में, ऐसा नहीं कि पुराना वाला दे दे। के पाठक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं? नहीं है, पहले थे, अभी जस्ट चेंज हुआ है, इसीलिए तो कंफ्यूजन ज्यादा है। एजुकेशन में सचिव है वो, सेक्रेटरी। हाँ सेक्रेटरी, एजुकेशन मंत्री के सचिव। तो पता है मंत्री मुंह के दिखावे के लिए सारा काम सचिव करता है, वही हाल है। सुनील कुमार, हमको अमित कुमार नाम याद आ रहा था। हाँ सुनील कुमार सही नाम है, सुनील सुनील। अभी 2024 में ये बने हैं, 10-12 दिन हुआ इनको बने हुए, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हाँ एकदम होना है। चलिए यहां तक क्लियर है। तो एमएचआरडी का नाम बदल के क्या रखा गया और अभी कौन मंत्री है, वो दोनों क्लियर हो गए। अब मुझे एक सवाल का जवाब देते जाइएगा, आपको पता हो तो। बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात एनईपी 2020 करती है। कोडिंग सिखाने के बाद कौन से क्लास से कोडिंग सिखाया जाएगा? बच्चों को कोडिंग सिखाना कौन से क्लास से? क्लास 6 क्लास से। सही जवाब है, लिख लीजिए, क्लास 6। हम बार बार पूछ रहे हैं 6, तो उसके बाद हाँ कोई कहीं नहीं रहा है, तो हम क्या करें। चलिए लिखिए, बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग सिखाने की बात कही गई। बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग सिखाने की बात कही गई। लाइन चेंज करके लिखेंगे, कोडिंग, कोडिंग CODING, क्लास 6 से कोडिंग सिखाने की बात कही गई। लाइन चेंज करके लिखेंगे, क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन देने की बात कही गई। क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन, क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा, यहां लिख दे रहे हैं, देखिए वोकेशनल बोर्ड पर लिखा हुआ है, व्यवसायिक शिक्षा की बात है, वोकेशनल एजुकेशन देने की बात कही गई। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब एक टर्म लिख रहे हैं बोर्ड पे, GER, पूरा नाम है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। इसको कहते हैं सकल नामांकन अनुपात। शकल नहीं है, सकल है। हाँ वो सकल नामांकन, ये नामांकन के बारे में है। और जो आप पढ़ते होंगे ग्रॉस, उसमें इकोनॉमिक्स में GDP का होता होगा, इसका नाम GER है। वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता था, सकल घरेलू उत्पाद। GDP टर्म होता है, GNP होता है, NNP होता है, वैसे करके उसको निकालने का तरीका होता है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है कि नामांकन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से इस चीज को समझिए कि GER को 100% करने का टारगेट प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में कितना टारगेट है करने का? 100% बाई 2030, 2030 तक प्राइमरी एजुकेशन को 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, एक भी बच्चा एडमिशन से छूटना नहीं चाहिए। टारगेट है, अचीव होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन एक लक्ष्य रख बनाया गया है। सरकार लक्ष्य बनाती है और जब लक्ष्य नजदीक तक पहुंचते पहुंचते पूरा नहीं हुआ तो 10 साल और बढ़ा देती है। इसमें अपना क्या जाता है, कुछ नहीं। इसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। किसके लिए है? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ध्यान से कीजिएगा कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए।
इसका मतलब आज भी बच्चे छूट जा रहे हैं एडमिशन से। कितने बच्चे छूट जाते होंगे पूरे इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन से? कितने बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से छूट जाते होंगे? कितना परसेंट नहीं, गिनती बताइए। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे। कितने बच्चे छूट जा रहे हैं आज भी एडमिशन से जिनका किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता प्राइमरी एजुकेशन के लिए पूरे भारत में? परसेंटेज नहीं बताना है कितने बच्चे छूट रहे हैं, यहाँ टारगेट है 100% करने का। कितने बच्चे छूट जा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में बताना है। प्राइमरी मतलब 4-5 साल का बच्चा। 1 करोड़ कौन बोला है? किसको लग रहा है 1 करोड़ बच्चा 5 साल का? किसका जवाब था? गलत जवाब है। 2 करोड़ बच्चे छूट रहे हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा जवाब है। 30 लाख 40 लाख में उलझिए मत। 2 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल क्या होता है वो शब्द नहीं जानते, स्कूल का कभी चेहरा नहीं देखा कैसा होता है। और पूरे इंडिया में ऐसे 2 करोड़ बच्चे हैं, थोड़े से नहीं है। इंडिया का 142 करोड़। 142 करोड़ में 2 करोड़ बच्चे स्कूल में अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं। और एक्चुअल जनसंख्या बच्चों की कितनी है उस उम्र की? 10 से 12 करोड़ है, जिसमें 2 करोड़ बच्चे छूट जा रहे हैं, स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसी के लिए टारगेट क्या बनाया गया है कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो हमें यह ध्यान रखना है इस बात का कि एक भी बच्चा छूटे नहीं, क्योंकि टीचर आप बनने जा रहे हैं, स्कूल की जिम्मेदारी आप पे होगी। अगर एक भी बच्चा छूट रहा है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगा कि अभी भी बच्चे रह जा रहे हैं, तो प्लान को 30 से बढ़ा के 40 करना पड़ेगा। अगर टीचर साथ दे दे, मेहनत से काम करे, तो 2030 तक इस प्लान पर एग्जीक्यूशन और सक्सेस हो सकता है। कोई दिक्कत? और क्यों किया गया? क्योंकि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। जब प्राइमरी एजुकेशन 3 से 18 साल तक के बच्चों का फ्री है, तो बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा? गार्जियन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल खुलवाया जाए। अभी जो बीपीएससी वाले ज्वाइन किए हैं, पूछिए, कह रहे हैं कि यहाँ गाय भैंस तबेला के अलावा कुछ नहीं है स्कूल में। हम आए हैं, एक या दो मास्टर है, पूरा स्कूल चल रहा है, क्लास 1 to 12 अकेले पढ़ा रहा है एक एक आदमी पूरे स्कूल में। ऐसे गांव देहात क्षेत्रों में स्कूल है, वहां टीचर्स बिल्कुल नहीं। अब बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए पाठक जी ने पहले गांव को भरा, टीचर्स कहाँ ज्वाइनिंग होगा? गांव में। तकरीबन मुझे लगता है 10 से 12% लोग अपनी नौकरी छोड़ भी दिए उसकी वजह से। बहुत तेजी से लोग रिजाइन भी कर रहे हैं। तो शिक्षा को बेहतर बनाना है तो हर जगह स्कूल में टीचर होने चाहिए। टाउन में बहुत है, जितना सीट है सब फुल है, गांव में कोई जाना नहीं चाहता, पढ़ाएगा कौन? तो इस बार जॉब के लिए बस पूछ के दिया गया है कि अगर वाकई आपको जॉब की नीड है, जॉब प्लेस नहीं, तो नौकरी आप ही के लिए है। अगर आपको प्लेस की चिंता है तो आप हर बार फॉर्म भरिए, आपकी नौकरी नहीं होने वाली है, क्योंकि टाउन में सीट दिया ही नहीं है कहीं भी। कहीं भी टाउन का सीट नहीं मिला। सब गांव देहात में, टाउन से 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, ऐसे जगहों पे उनकी पोस्टिंग हुई है। तो प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 to 12 एक ही स्कूल में बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बच्चे ही नहीं आते उसमें। क्या गाय भैंस चरते हैं, 7-8 वही दिखते हैं फील्ड में, और टीचर्स जाके बैठ के दिन भर ड्यूटी देते हैं। लेकिन नए टीचर जाने की वजह से गांव देहात क्षेत्रों में लोगों में बदलाव आया है, स्कूल भेज रहे हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमने 100% किया, किसके लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करने का टारगेट लिया गया है, किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी नहीं, उसके आगे के लिए, उसको हायर एजुकेशन का नाम दिया गया। तो हायर एजुकेशन के लिए 50% करने का टारगेट कब तक का रखा गया? 35 तक। 2035 तक हायर एजुकेशन में एडमिशन कितना होना चाहिए? तो अभी कितना है? 50 तो टारगेट है 35 तक का, अभी कितना है? 50% टारगेट है, अगर 2035 में पूरा होगा तो नाउ अभी कितना है? 26.6%।
यानी कि लगभग आधा है, अभी आधा अचीव करना है। इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है? 64 की 74? 64 मान लेते हैं, 65, दशमलव छोड़ दे, अप्रोक्स लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं अप्रोक्स 65% मान लेते हैं। 64.75% सुने हैं कि है, माने 65.65%, तो 65 मान लेते हैं। लिटरेसी रेट है 65%। एजुकेटेड लोग कितना है? हमारे यहाँ की दुर्भाग्य है, या यूं कहे कि विडंबना, कि हमारे यहाँ जो आदमी अखबार का हेडिंग पढ़ लेता है उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। अखबार का हेडिंग किसी को पढ़ने आ जाए तो कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी है, अखबार पढ़ रहा है। कोई आदमी कोई गवर्नमेंट एजेंसी में गया और सामान, सरकारी सामान जो सब्सिडी पर लेते हैं लिया, तो बगल वाला अंगूठा लगाने वाला देता है, तो अंगूठा न लगा के साइन कर देता है, तो कहता है पढ़ा लिखा आदमी है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक अंगूठा के बगल में किसी ने साइन कर दिया तो हम उसको पढ़ा लिखा मान लेंगे। किसी ने अखबार की हेडिंग पढ़ ली उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। इसको दुर्भाग्य नहीं कहते हैं, इसको रणनीति कहते हैं कि आदमी को उतना ही पढ़ा लिखा रहने देना है जितना से उसकी जिंदगी चले, उससे ज्यादा उसको कहना ही नहीं है कि तुमको पढ़ने लिखने की जरूरत है। साइन कर लिया, लिटरेसी रेट में गिना गया, 65% लोग इंडिया में लिटरेट हैं। लेकिन रियल जो एजुकेशन है, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो कितने हैं? 26.6% लोग जो हायर स्टडीज में है, आगे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। अभी इसमें भी एक और परेशानी ये है, इस 26% में 12% लोग फॉरेन में रहते हैं, चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करने कहाँ चले गए, तो बचे कितने? 14%। उनके देश में होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है देश को, क्योंकि बाकी सब कौन संभाल रहा है? पूरा देश। ये लिटरेट लोग संभाल रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को इस बात का घमंड है कि देश और दुनिया हम चला रहे हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि लगता है पढ़े लिखे लोग देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ है ये। जो 26 में से 12% लोग विदेश चले गए या कहीं ना कहीं सेट हो गए, वो वापस आना नहीं चाहते, पढ़ाई के लिए गए वहीं रह गए। बहुत रेयर ही वहां से कोई वापस आता है इंडिया में, सुना है आपने? तो बच गए कितने? 14% लोग। अब 14-15% लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वो सरकार बना दे और सरकार गिरा दे, ताकत नहीं है। तो सरकार बना और कौन बिगाड़ रहा है? जो लिटरेट लोग हैं, चुल्लू भर पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कहा जाता है चुल्लू भर, वो लोग देश को चला रहे हैं। कैसा लगता है अंदर से? फील कैसा होता है? लेकिन पढ़े लिखे लोगों को आज भी यही लगता है कि सब कुछ वो डिसाइड करते हैं, सब कुछ वो चला रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। 14% लोग हैं, उनके इस देश में होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन 14% में 7% लोग वोट करने नहीं जाता, चूंकि उसमें जितने नेता के लिस्ट में है कोई पसंद नहीं है, वोट नहीं करेंगे, खुद खड़ा नहीं होंगे, जो खड़ा है वो पसंद नहीं है। 7% लोग वोट देने भी नहीं जाता। बाकी 7% क्या बदल लेगा? अगर मैं इस क्लासिफिकेशन को बताते जाऊं तो पता चलेगा उस 7% में भी और लोग कम होंगे, जो उस चुनाव के समय दूसरे दूसरे जगह चुनाव की ड्यूटी में होंगे, उनको अपना वोट करने का टाइम नहीं है। वही बात है कि उसमें से भी फिर छांटे तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, अपना वोट नहीं कर पाए पढ़े लिखे लोग। तो देश को चला कौन रहा है? ये आज की बात नहीं है। 1888 में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में शामिल नहीं होंगे तो उन्हें इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि मूर्ख उन पर शासन करेंगे। कब कहा था? 1888 की बात है। सही कब हो रहा है? 2024 तक ये बात सही है कि कहीं ना कहीं से कुछ मूर्ख उखड़ के आएंगे और आपके ऊपर शासन उनका रहेगा। इसका कोई इलाज? कोई इलाज है इसका? पढ़े लिखे लोग सामने निकल के आएंगे नहीं, क्योंकि वो फूले रहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी है। फूलना समझते हैं ना? होता है 1% लोग है पढ़ा लिखा, 1%। उनको सही और गलत का फर्क नहीं है, अच्छे और बुरे का फर्क नहीं है। उनको बस किसी तरह से नोच खसोट के ताकत बना लेनी है, बस इसी के लिए वो जाने जाते हैं। किसानों का नेता कब करोड़पति बन जाता है पता नहीं चलता, किसान की हालत वैसे ही रहती है।
कहता क्या है अपने आप को, मैं किसानों का नेता हूं, और अपनी हालत सुधर के करोड़पति हो गए, नई नई बिल्डिंग्स, अलग अलग जगह जमीन, फ्लैट, सब कुछ है, और किसानों की हालत आज तक नहीं सुधरी, तुम्हारी इतनी जल्दी कैसे सुधर गई? इस पर विचार करेंगे लोग तो बहुत टेंशन हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि जो चल रहा है उसको चलने दे, और जब अपने आप में ये क्षमता महसूस हो कि हम भी उतरे फील्ड में, उतरिए, जरूर उतरिए। पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे ना, तो बस मूर्ख शासन करते रहेंगे और आप तमाशा देखते रहेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि इस पॉलिसी में मैं होता तो ऐसा करता। कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, यही दो चार स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए बस, बाकी सब चलेगा। आप जेल में से भी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आपकी फांसी की सजा सुना दी गई है तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, जेल में भी रहेंगे तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, इतनी फैसिलिटी है इनके लिए। लेकिन अगर आपको एक क्लर्क बनना है भारत में और कोई पुलिस केस है तो आप क्लर्क नहीं बन सकते, केस होने से। ये नेता लोगों का कानून है ना, उनके लिए नहीं है, आम आदमी के लिए। पढ़े लिखे आदमी कितना डरता है पता है कि कोई किसी एफआईआर में उसका नाम ना आ जाए, सरकारी नौकरी नहीं होगी। और नेता क्या कहता है, जब तक जेल नहीं गए नेता किस काम का, जेल एक बार होना चाहिए, जेल में से निकल के आएंगे तब दबदबा बनाएंगे, तब वोट लेंगे, तब नेता बनाएंगे। पता है नेता का कोई पोस्ट अप्लाई करने वाला ही नहीं होता, नहीं तो हम लोग जरूर अप्लाई करते कि भाई इसमें एग्जाम वगैरह ले लो, हम लोगों को बुला लो। अप्लाई ही नहीं होता है, भटकने वाला काम है। हाँ, क्योंकि सामने वाला पार्टी नहीं चाहता कि उनको उभरने का अवसर मिले। हाँ, किसी को भी भेजा जा सकता है। मैं सरकार होता आपके इस सवाल पर मैं आपको जेल भेज देता। सही बात है, मेरी मर्जी, हम जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पावर मेरे हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वो पूरा पावरफुल है, वो जिसको चाहे जिस वे में चाहे वो मोड़ सकता है। सीएम है ना, पीएम नहीं है ना। भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक ही मामला है जिस पर हम किसी भी आदमी को कभी भी उठा सकते हैं। देश की सिक्योरिटी के नाम पे आपको जब मन करे आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा कि इस आदमी को देश से खतरा है या देश को इनसे खतरा है। इसको रॉलट एक्ट कहा जाता था, जो 2019 कर रहे हैं, 1919 में आया था। शक की बुनियाद पर किसी भी आदमी को उठा के जेल में डाल देना, बिना सुनवाई बिना कार्रवाई, सुना था ना। तो लोगों ने इसको कहा काला कानून। आज भी तो वही है, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत रह गई, वो रहेगा, हमेशा रहेगा। अब सरकार के ऊपर मर्जी पर है, हम जब चाहेंगे रिलीज करेंगे। अभी उन पर बहुत सारे केस खुलेंगे, बहुत सारे एलिगेशन लगेंगे, और सब में बड़ी होते होते साल निकल जाएगा, तब पता चलेगा ये आदमी निर्दोष है, छोड़ दो। तब तक पूरी इज्जत निस्तो नाबूद हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा ही होता ही है। अगर किसी आदमी का, अगर आप इस पे डिस्कस करेंगे तो आपका सही में दिमाग खराब हो जाएगा, गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। संविधान नहीं भेज सकते ना, मैं पावर में हूं, मैं डिसाइड करूंगा ना कि आपको कहां भेजना है। जो पावर में होता है वो डिसाइड करता है, आम आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे कहां भेजना है, क्योंकि मैं पावरफुल हूं। अभी पोस्ट मेरे पास है, गद्दी मेरे पास है। सुन के बुरा लग रहा है ना, ऐसा ही केजरीवाल को लग रहा होगा। भेज सकते हैं, आप बेकसूर हैं, तभी आपको कसूरवार है, बेकसूर साबित होने में सालों लग जाएंगे। शक की बुनियाद पर डाल दिया आप अपने आप को गलत साबित करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूं, इसमें सालों लग जाएंगे, तब तक तो आप जेल में रहिएगा ना। देश का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? देश की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, संविधान का एक लाइन है। यह संविधान का सबसे बड़ा झूठ है, जनता के पास कुछ नहीं है, एक कौड़ी ताकत नहीं है। जनता को जब जैसे चाहे हम मोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे वापस चूस के वापस फेंक दीजिए, उसी किसी कोने में पड़ा रहे, मरे जिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर जनता को आज भी लगता है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। जनता के हाथ में आज के डेट में कुछ नहीं है। जब से नेता पावरफुल हैं तब से जनता के हाथ में कुछ नहीं। और नेता कब से हैं? 1947 से। देश आजाद हुआ तब से नेता।
ऐसे देश के लिए पता है क्या होना चाहिए? राजतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को मूर्खों का तंत्र किसने कहा था? लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र किसने कहा था? सुना हुआ लग रहा है ना? मम्मी पापा से जाके पूछिएगा, अभी छोड़ दीजिए। अभी अभी क्या पूछ रहे हैं हम? सवाल क्या था अभी का? हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे कि अभी 26.5% है, इसको बढ़ा के 50% करने का टारगेट 2035, 11 साल अभी बाकी है। आगे हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई, बहुभाषिकता। एनईपी 2020 में किसकी बात की गई? मल्टीलिंगुअल, मतलब कई भाषाओं के प्रयोग पर बल दिया गया। इसके बाद हम बात करें, इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी अपना लिया। त्रिभाषा सूत्र का नाम सुना होगा पहले। इसमें भी 2020 में भी ये पॉलिसी में इसको अपना लिया गया, इसको हटाया नहीं गया। जब से 1968 से चल रहा है तब से आज तक ये है, रुका नहीं है कभी भी। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अभी भी है। इसके बाद एमफिल का नाम सुना है? एमफिल का नाम सुना है ना? हटा दिया गया, अभी हटा दिया गया 2020 से ही। 2020 के बाद डिसकंटिन्यू, 20 से पहले जिसका एडमिशन है वो पूरा करेगा, 20 के बाद से एडमिशन बंद। एमफिल को क्या किया गया? हटा दिया गया, जिसके बेस पर पीएचडी होता था। अब पीजी कीजिए और पीएचडी कीजिए, बीच में एमफिल की जरूरत नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि एमफिल को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आ गए यहां से 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, मिनिमम 3 साल, मिनिमम 3 साल। आपकी मर्जी, मैक्सिमम 6, मिनिमम 3 है, इस बीच में कभी भी कर लीजिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ला दिया गया। आपको पता है कि पीएचडी एग्जैक्टली कोर्स है 34 मंथ्स का, तो 34 का मतलब 36, लगभग 3 साल बताया जाता है। इसके अभी जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके पीएचडी का आधार 2 है, या तो नेट के आधार पर पीएचडी कर रहे हैं या फिर नेट के आधार पर उनको मिल रहा है 30,000 पर महीना पीएचडी करने का, गवर्नमेंट। आप डायरेक्ट कि आपका एनरोलमेंट हो गया, 30,000 महीना शुरू, आप रिसर्च कीजिए। और अगर आप जेआरएफ हैं तो 40,000। तो नौकरी की जरूरत क्या है? 40,000 उठाते रहिए और पीएचडी करते रहिए, तब पीएचडी होगा। दोनों है ऑप्शन, नेट के बेस पे पीएचडी या जॉब, इन दोनों के बेस पे आपकी मर्जी है। लेकिन जो जॉब में एक बार चला जाता है उसको पीएचडी का मौका मिलेगा दोबारा? छोड़ना पड़ेगा ना, फिर 6 महीने का जॉब छोड़ के। उतना पैसा आ रहा है, कोई छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। इसीलिए लोग चाहता है कि पीएचडी कर ले। अगर आपको पहले जॉब मिल गया ले लीजिए, सरकारी जो नौकरी है तो छोड़ना नहीं चाहिए, पीएचडी बाद में देखा जाएगा, हो नहीं हो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं हो रही है उस दौरान क्या कर लेंगे? एक बार कोर्स वर्क हो गया तो उसके बाद आप फ्री हैं, जॉब ले लीजिए। शुरू है ये, पहले साल में 30,000, उसके बाद अगले साल में 35, उसके अगले साल 40, यहां बढ़ के 55 तक जाएगा। शुरू 40 से है, मैक्सिमम 6 साल, मिनिमम 3 साल। अब ये जेआरएफ वाले जिनको मिल रहा है जेआरएफ, इसके बाद इनको एसआरएफ मिलने लगेगा 3 साल में, अगर नहीं हुआ 4 साल में सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तब ये 40 से बढ़ के 50 हो जाएगा। तो जिसको मिलते रहता है बैठे बैठे रिसर्च करने का, वो क्यों काम करने जाए, जॉब 9 to 5 का जॉब करे, इतना अच्छा खासा पैसा आ रहा है। हाँ बस उसके बाद नहीं, पीएचडी की डिग्री के बाद पैसा बंद। इसीलिए लोग 3 साल की पीएचडी खींचता है, 4 साल 5 साल 6ठे साल तक लेके जाता है, पैसा मिलता रहे।
वो जमा ही नहीं करेगा। नहीं, गारंटी नहीं है। जॉब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू देंगे तब आपका होगा। गारंटी कौन लेगा? आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आपका इंटरव्यू होगा तब ना जॉब होगा। ये तो कोर्स है, कोर्स, बस एक कोर्स है। इस कोर्स के बेस पे नौकरी होता है। तो जब फॉर्म आएगा भरिए। हाँ, यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी। लेकिन अब आप कैपेबल रहेंगे तब तो जॉब होगी। पीएचडी करके तो वैसे भी सैकड़ों लोग बैठे हैं। आप भी कई लोगों को जानते होंगे पीएचडी है, आज तक नौकरी नहीं हुई। अगर ये प्रोफेसर बनना है तो बिना पीजी का कैसे बनिएगा? हाँ, हाँ कर सकते हैं। अभी तो पहले ग्रेजुएशन कर ले तब ना पीजी की बात करेंगे। हम अभी दो ही की बात कर रहे हैं, पीजी की बात ही नहीं कर रहे हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बैचलर डिग्री के लिए, पांचवा तब जुड़ेगा जब जिसको पीजी करना हो। तो अभी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात कर रहे हैं। इस कोर्स में दो खास बात है। पहले लिख रहे हैं आपको मल्टीपल एंट्री और साथ ही साथ मल्टीपल एग्जिट। आपको एक साथ कई कोर्सेस में एडमिशन लेना है, ले लीजिए, और जिसको करने का मन करे करे, जिसको मन करे छोड़ दिए। एग्जिट का भी प्लान है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, मतलब समझ में आया क्या है? एक तो हाई स्कूल के बच्चों का और इंटरमीडिएट के बच्चों का दिमाग कैसा होता है, एकदम चंचल। आज अगर गार्जियन पूछे, पिछले महीने पूछा रहता है तो कहता है पापा सोच रहे हैं कि एयरफोर्स वगैरह का फॉर्म भर के नौकरी करने जाए। कुछ दिन बाद पूछा जाता है तो कहता है सर इंजीनियरिंग कर ले क्या। एक महीना और लेट से आप पूछे तो कुछ और बताएगा, ग्रेजुएशन कर ले क्या, इंजीनियरिंग कर ले, मेडिकल कर ले। इतना कंफ्यूज रहता है। उन बच्चों को आपने ऑप्शन दिया मल्टीपल एंट्री, तो हिंदुस्तान के 10 कोर्स में एडमिशन ले लेगा, 10 छोड़ के गायब हो गया, कोई पढ़ाई नहीं हुई। ऐसा कोई ऑप्शन देता है बच्चों को पढ़ने के लिए? बिल्कुल है, करना चाहिए। कोई कोई जानता थोड़ी है कि आपको निकाल दिया जाएगा। किसने कहा कि 4 साल में रिटायर हो गए? अभी 20 में 21 में पॉलिसी आया है ना, अभी तक कोई रिटायर हुआ है? 4 साल हो गया ना। आप देखिए, आने वाले वक्त में सरकारी जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगा। हर चीज क्या हो जाएगा? और प्राइवेट में ऐसा ही होता है, जब तक आपकी जरूरत है रखेंगे, आपकी जरूरत खत्म, आपको निकाल दिया जाएगा। वो सब कहने की बात है, ऐसा कोई निकालने नहीं जा रहा है। आप जिस जॉब पे हो उस पे बने रहेंगे, आपकी तरक्की नहीं होने देगा, क्योंकि आप बेस्ट नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जहां है वहां तो रहेंगे। अब वहां जाइए, अगर नहीं होगा तो आइएगा, हम आपको जॉब दे देंगे, टेंशन फ्री होके जाइए। अगर आपको अग्निवीर किसी को भी बनना। अमेरिका की पॉलिसी पर इंडिया चलना शुरू कर दिया है। इंडिया में कितने स्टेट हैं अभी, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। आने वाले वक्त में आप जिंदा रहिएगा तो देखिएगा इंडिया में 50 स्टेट होगा। 50 स्टेट्स इन इंडिया, टारगेट यही है। क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट है। अमेरिका में 50 स्टेट है, इंडिया को भी धीरे धीरे ब्रेक करते करते 50 स्टेट में बदल दिया जाएगा। आने वाले वक्त में बटेगा। यूपी 3 हिस्से में बटने जा रहा है, पूर्वांचल के नाम से अलग, मुख्य यूपी अलग, और उधर जो पंजाब से और उनसे सट रहा है वो अलग। 3 पार्ट में यूपी ही बट जाएगा। अभी देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश बटा, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना बटा, अभी एक और डिमांड चल रहा है। अंदाजा नहीं है, धीरे धीरे स्टेट बट के आगे। आप लोग जब बूढ़े होंगे तब कितना स्टेट सुनने को मिलेगा? इंडिया में 50 स्टेट हैं, सब मिला जुला के। तो सब चीज प्राइवेट होने जा रहा है, आप परेशान मत होइए। अब मास्टर साहब का एक और काम सुन लीजिए। मास्टर साहब का एक और काम आ गया है, एबीसी। एबीसी माने क्या? डी भी लिख देना चाहिए था हमको, एबीसीडी हो जाता। एबीसी जो लिखा है इसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
इसको समझिए, लिखिएगा मत अभी, कुछ भी लिखते रहते हैं आपको समझ नहीं आएगा। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बैंक का क्रेडिट वर्ड कहाँ यूज होता है? बैंक में होता है। अब मास्टर साहब का यही काम रह जाएगा, खाता बही देखना। काम क्या है कि जो बच्चा एंट्री लिया, एडमिशन लिया, उसने 4 साल की पढ़ाई 6 महीना करके छोड़ दिया, तो कितना पॉइंट बना, खाता मेंटेन कीजिए। जहां से छोड़ के भाग गया उतना का खाता मेंटेन रखिए। फिर उसको जब मन करेगा 2 4 साल 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो वो आएगा तो जहां छोड़ा था वहां से आगे बढ़ेगा कोर्स उसका। इसी का नाम लिखा गया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। क्या ये सही है? मास्टर साहब मुंशी जी कब हो गए पता नहीं चला, 2020 की पॉलिसी के बाद। तो अब इनका यही काम रहेगा कि बच्चों के डेटा को मेंटेन करना, कि ये बच्चा 4 साल के कोर्स में 3 महीना पढ़ा है, इसका डाटा मेंटेन करो, और फिर जब वो आएगा उसका जब मन करेगा तब आगे पढ़ेगा। कि आपका जॉब, क्योंकि वो जो सहायता राशि दी गई उसका आपने प्रयोग करके आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कि फिर रह गए, फिर अगले साल भी मांगिएगा। वही कंफर्म करना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, वो जानना चाहता है कि मैं जो सहायता किया उससे आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि नौकरी हो गया तो लौटाइए वाली बात नहीं है। वो जो सहायता किया उससे आपने क्या फायदा उठाया, तो बता देते। शॉपिंग कर लिए, भाई का एडमिशन करवा दिए, पापा को ये दिलवा दिए, मम्मी के लिए ले लिए, खत्म हो गया। सही बात है, वो उनका काम ही है, क्योंकि जो सहायता राशि दी गई उसका फायदा क्या हुआ, तो सरकार को लगेगा कि देने से फायदा है तो आगे चलेगा, अदरवाइज बंद कर देगा कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आप डेटा बता दीजिए कि जॉब नहीं हुई, चुपचाप रख देगा फोन। ये थोड़ी कहेगा 50,000 दिए जॉब क्यों नहीं हुआ। सुनिए, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या कहा जाता है, फिर से समझ लीजिए, कि जिस बच्चे ने एडमिशन लिया, जितने दिन पढ़ा, पढ़ के छोड़ दिया, तो जितना दिन पढ़ा उतने का डेटा मेंटेन करके उसका क्रेडिट बनता है। वही क्रेडिट उसके खाते में जमा हो जाएगा। फिर जब उसको मन करेगा एग्जिट करने के बाद, जब मन करेगा 10 साल 5 साल के बाद आएगा, कहेगा कि सर मैं इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और वहां से पढ़ के आगे कंटिन्यू करेगा, उसका 1 महीना भी बर्बाद नहीं होगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा। वन रजिस्ट्रेशन हमेशा रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। अब न हो रहा है, अब ये आ गया 4 ईयर इंटीग्रेटेड में नहीं कैंसिल होता है। अभी तक के पॉलिसी में था, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तब भी आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन उसका नाम क्या होगा? फर्स्ट ईयर कंप्लीट कीजिए, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। 4 साल में 1 साल आप पढ़ के छोड़ दिए, तो 1 साल की पढ़ाई के लिए क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपके आपके सर्टिफिकेट का नाम क्या हो जाएगा? डिप्लोमा कहा जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ के गए तो 4 साल में। अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड ईयर कंप्लीट, तो क्या मिलेगा? बैचलर डिग्री। ये तो आज भी मिल रहा है 3 साल पर। और अगर फोर्थ ईयर भी कंप्लीट कर लिया तो क्या मिलेगा? इसका नाम फाइनल डिग्री, इसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री इसका नाम है। तो जो 4 साल तक पढ़ेगा उसको ये लंबी सी डिग्री मिलेगी। जो 1 साल में भाग जाए वो सर्टिफिकेट, जो 2 साल में करे वो डिप्लोमा, जो 3 साल पढ़े वो, और जो 4 साल पढ़ेगा। अब समझ में आया कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड में बीच में छोड़ देने से नुकसान नहीं है। और जितना दिन पढ़े उसका क्रेडिट मास्टर साहब जमा करेंगे। हाँ, खाते में आपका एक खाता बनेगा आपके नाम से, आपका अकाउंट नंबर होगा, उसमें आईएफएससी कोड होगा, उसमें आपका खाता वही चलता रहेगा। इसीलिए उसका नाम ही रखा गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, खाता बही वाला काम। तो आगे आने वाली बहालियों में हम मास्टर साहब की बहाली ना कह के मुंशी साहब की बहाली कहे तो क्या दिक्कत है? मुंशी सुने हैं ना? मुंशी जी, हाँ, खाता बही का लेखा जोखा करते रहते हैं। दुकानदारों के यहाँ मुंशी जी बैठते थे, साहूकारों के यहाँ मुंशी जी होते थे, वही मुंशी जी हो गए।
हम्म, समझ में आ रहा है? बिल्कुल नया चीज़ है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन समझ के कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम हो गया? बाकी लोग घर चले गए? अफसोस। छुट्टी कब खत्म होगी? हॉस्टल कब खुल रहा है? 28 को? जो बताइएगा टाइमिंग, उसी के हिसाब से क्लास ओपन करेंगे, क्योंकि होली में पटना 26-27 को होली है, ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो जरा सा कैलेंडर निकाल के देखिए, 27-28 में संडे है क्या? 27-28 में संडे नहीं ना है, देख लीजिए। यही एक अच्छा छुट्टी मिला, इसके बाद इतना लंबा छुट्टी कभी नहीं मिलेगा। 27 को संडे है, वेडनेसडे, 28 को थर्सडे फ्राइडे, खुल जाएगा। 28 तक तो आ ही सकते हैं, शाम तक कहीं नहीं पहुंचेगा, आराम से आ सकते हैं। हाँ, होली तो आपका 25 और 26 है, 2 दिन का। 25 को छोटी होली, 26 को बड़ी होली। 27 को उसके बाद पुआ हुआ पहुंचाने या खाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, और 28 को वापस आ जाएंगे, और क्या। हाँ। बचा हुआ होली कर लेते हैं 27 को। वही है, इधर उधर पुआ पहुंचाने पहुंच जाते हैं। होली खत्म होता है तो नौजवान लोगों की एक विशेष होली शुरू होती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मिलने जुलने आते जाते रहता है लोग। नौजवान लोगों की होली, मतलब मोटरसाइकिल उठाएगा, पूरा दिन भटकेगा इधर उधर, किसी से 27 को मिलते रहेगा, अरे कल नहीं आ पाए, तुम्हारे यहाँ ऐसे हो गया वैसे। 27 को पूरा दिन भटकते हैं, उसको स्पेशल होली का नाम दिया जाता है। हाँ, तो ये हो गया आपकी डिग्री, एमफिल कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं प्लान में, थोड़ा सा आगे। प्रीवियस एजुकेशन पैटर्न क्या था हमारा? प्रीवियस पैटर्न था जो पहले चल रहा था, वो था 10+2+, और न्यू पैटर्न क्या है? 3+2+5+3+3+। बाद में है वो, उसको ब्रेक किया जाएगा तब। ये ऐसे याद रहे, प्लस प्लस मतलब 53-34, सेटिंग याद रखिएगा, तो प्लस तो बीच में अपने से घुसा सकते हैं ना। 53-34 ऐसे याद रखिएगा, ताकि जिंदगी भर याद रहे। हाँ, हाँ, बस याद हो गया, यही है। इसमें कभी भटकने या भूलने का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। 5+3+3+4। अब इसको पूरा समझिए कि ये क्या है। पहले हम लिख रहे हैं 5, 5 को 2 कैटेगरी में डाल रहे हैं। ये पहला हो गया प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी कितना साल? 3 साल के लिए है। और फिर नीचे आ जाते हैं तो क्लास 1 और 2, 2 साल। क्लास 1 और 2 मिला के कितना साल हुआ? 2 साल यहाँ, 3 साल वहाँ, कितना हो गया पूरा? पूरा 5 साल हो गया। 3 साल प्री प्राइमरी में रहेगा, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 साल हो गया, और इसे क्लास 1 और 2। तो ये 5 साल के अंदर क्लास 1 और 2 तक की बात है। अब इसके बाद करते हैं यहाँ +3। इस 3 साल में क्लास आगे का बताइए, 3, 4 और 5, यहाँ क्लास तक पहुंच गए। फिर आगे +3 और लिखेंगे, तो ये कौन से क्लास का हो जाएगा? क्लास 6, 7 और 8। और फिर +4 में आ जाएंगे, तो +4 में फिर 2 पार्ट, 9, 10th, 11, 12th क्लास की बात कर रहे हैं। अब समझ में आ गया पूरी बात कि कैटेगरी कैसे डिवाइड हो रही है।
अब ये जो 5 साल वाला है इसको फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में आपके पूछे जाएगा। 5 साल वाले का नाम क्या है? फाउंडेशनल। ये जो बाकी का अगला 3 साल है इसे प्रीपरेटरी का नाम दिया गया। क्या नाम रखा गया? प्रीपरेटरी। फिर अगला जो 3 साल है इसे मिडिल कहा गया, और बाकी जो 4 साल है इसे हायर के नाम से जाना गया, हायर। तो ये जो अभी कैटेगरी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी, टीआरई, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि 5 साल वाले का नाम है फाउंडेशनल, 3 साल वाले का प्रिपरेटरी, उसके बाद 3 साल 6, 7, 8 वाले को मिडिल, फिर 9, 10, 11, 12 को हायर के नाम से जाना गया। समझने में कोई दिक्कत? बस दिमाग में कैसे रहेगा ये आपको देखना है, और नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, सब सेट होना चाहिए। तो बच्चा 3 साल से लेकर 18 साल तक पढ़ेगा अब, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में। ये पूरा प्लान उसी का है। 3 साल की उम्र से एडमिशन लेगा, और यहाँ 12th 18 साल के बाद वो करके निकलेगा। 17-18 साल एज हो ही जाता है 12th आते आते। 15 साल में अगर मैट्रिक कर रहा है तो 17, और अगर फेल कर गया अगले साल तक गया तो 18 साल में हो जाएगा। अभी भी बहुत कुछ है जो लिखाना है, लेकिन सब एक ही दिन लोड ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अगले क्लास में देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए। हो गया नोट? आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और अच्छे से मतलब होली बिता के आइएगा। कोई कोई बीमार उमार मत पड़िएगा, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद एक हफ्ता और खराब होगा। 28 को, 28 मार्च 2024 विल ओपन क्लास। कल बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगा पटना में लोगों को जाने का। बहुत लोग तो कल ही निकल लिया है, आजकल में। कुछ पूछना भी है, कुछ कहना भी है, कुछ कहना पूछना है तो जाइए, अच्छे से होली मनाइएगा, होली मना के फिर वापस मिलिए। और क्लास एक दिन भी मिस मत कीजिएगा। 28 को आपसे पूछ के रखा गया है टाइमिंग, इसका मतलब आप आ सकते हैं तभी रखा गया है। ठीक है।